Good morning, children. So we are in new chapter, chapter number 13, lecture number 1. Right now, see children. Chapter 13, lecture 1, Independent India. In 12th chapter, that is called last chapter, where I told you about independence, union government, what was the role of Sardar Vallabhbhai Patel in reformation. All these things happened. Now, in this lesson, we are supposed to study formation of different states. Because see, at the time of independence, India was divided into different provinces. Now there was a question, how to distribute provinces and states and other parts of region all together. Because say almost all the princely states got merged with India. There was merging of almost 561 princely states, except Kashmir. Kashmir was also, some part of Kashmir was also introduced in India. So it was a huge task. Now, at that time, after independence, number of languages were spoken in India. Number of languages. And as a part of it, language formation played a very important role in formation of states. कि ऐसा तय किया गया कि भाई हम लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाएंगे. पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और उसको हेल्प करने के लिए 2 अदर मेंबर्स, उसकी एक कमेटी बनाई गई. 2-2.5 साल तक सर्वे चला कि कैसे ये सब प्रोविंसेस और सब स्टेट्स को हम एक इंडिया का हिस्सा बना दे रहे हैं, जैसे आज हम इंडिया देखते हैं. तो वो सारी लेथर्जिक प्रोसेसेस थी, लेकिन वो प्रोसेसेस करने के लिए बहुत समय की जरूरत आवश्यकता थी. क्योंकि उस वक्त भी जब हम आज़ाद हुए, उस वक्त भी इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 35 to 40 करोड़ तक थी. तो इतना बड़ा राष्ट्र, और हमारे कल्चर देखो, ढेर सारे कल्चर, ढेर सारे लोग, सब नात जात प्रांत, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो जैसे ये स्टेट्स के लिए बंटवारा शुरू हुआ, डिवीजन शुरू हुआ, तो हमको ये भी ध्यान में रखना था कि जो स्टेट्स की रचना कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, उसका लैंग्वेज, रिलीजन, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड. एंड इट वाज नॉट इजी टास्क. मान लो एक स्टेट की रचना जल्दी से हो गई, बहुत दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक स्टेट की रचना करने में बहुत दिक्कत आती है. सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबका ध्यान ख्याल रखना पड़ता है. तो ये बहुत बड़ी समस्या थी. बट हाउ इट वॉज ओवरकम, दैट इज माई चैप्टर नंबर 13, इंडिपेंडेंट इंडिया. है समझ में? सो वी आर ऑन पेज नंबर 102. Formation and reorganization of states. That is, India became independent and the princely states were merged with the Indian Union. वो मैंने आप सब कुछ आपको बताया था लास्ट लेसन में, कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ा, कैसे सब राजा महाराजे खुश हो गए थे आज़ादी के बाद. क्यों खुश हुए थे? आजादी के लिए नहीं खुश हुए थे. उसको ऐसा लगता था कि हमारी रियासतें हमको वापस मिलेगी. कई महाराजाओं ने ये मुद्दा उठाया था. सबसे पहला त्रावणकोर के महाराजा थे, उसको इंडिपेंडेंट रहना था. उसको देख के होलकर ने शुरू किया, उसको देख के गायकवाड़ ने शुरू किया. सबको अपनी रियासतें चाहिए थी. लेकिन इट
Sardar Vallabhbhai Patel. And because of his far-sightedness, because of his intelligence, and because of his quick thinking, today we are seeing a map of unified India, not independent India. We are seeing the map of unified India. वरना लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको कि आजादी के वक्त हिंदुस्तान के इतने टुकड़े हो जाते कि आपको माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़ता कि हम कहां है. And this is the thing which British wanted. 300-350 साल तक हमको गुलाम बनाया, फिर भी उसका मन नहीं भरा था, क्योंकि बिल्कुल उसकी नीयत एकदम नीच कक्षा की थी. नीच कक्षा की उसकी नीयत थी. समझ में? उसको ऐसा दिमाग में था कि जाते जाते भी हम ऐसा कोई प्रॉब्लम छोड़ जाए ताकि जो महात्मा गांधी का सपना था अखंड भारत का, जो आजादी के लिए कई लोगों ने शहादत वोटे कुर्बानियां दी, वो सब मिट्टी में मिल जाए. भारत के इतने टुकड़े कर दो कि वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई दी. बट एवरीथिंग वाज सेव. वी वर लकी. हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वी वर लकी कि वी गॉट अ फार-साइटेड लीडर कॉल्ड वल्लभभाई पटेल. बार बार मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि उसकी बदौलत आज हम यूनिफाइड इंडिया में सांस ले रहे हैं. वरना सोचो क्या होता अगर ये सारे स्टेट्स यूनिफाइड नहीं होते, तो वापस हिंदुस्तान कब का विदेशी ताकतों का गुलाम हो चुका होता है? ये प्रदेश पे उसका कब्जा है, ये प्रदेश पे उसको, वो राजा उसके साथ लगता है, वो राजा उसके साथ लगता है, और पूरी दुनिया में से राजाशाही खत्म हो गई है. डेमोक्रेसी चल रही है 20th सेंचुरी में. और ब्रिटिश को हिंदुस्तान को राजाशाही में धकेलना था, मोनार्की में धकेलना था. और 1, 2, 5, 50 नहीं, पूरे 560 नमूने छोटे बड़े. नॉट इजी टास्क. मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, शायद आपने वो मूवी भी देख लिया होगा, होमवर्क में मैंने आपको दिया था. अगर नहीं देखा तो देख लेना, बहुत मजा आएगा. अब सब कुछ समझ जाओगे कि हमको कैसा उल्लू बनाते हैं बुक वाले. बुक में क्या लिखा है और वास्तविक में क्या है, कैसी मेहनत करनी पड़ी थी, कैसी तकलीफें सहनी पड़ी थी ये सब करने में. समझ में? खास करके आप सरदार पटेल जब मूवी देखो, सरदार मूवी का नाम है सरदार, परेश रावल मेन कैरेक्टर है सरदार के रोल में. खास करके वो निजाम एपिसोड देखना. निजाम का जो एपिसोड है, बढ़िया सा एपिसोड है. कैसे हिंदुस्तानी आर्मी ने निजाम को भगाया था, क्योंकि निजाम हैदराबाद नहीं इंडिया में लाना चाहता था. उसको साउथ पाकिस्तान का सपना आता था. वेस्ट पाकिस्तान तो था ही, ईस्ट पाकिस्तान था, अभी साउथ बनाना था. देख लेना, कैलकुलेट कर लेना. Hence, there arose a question of forming the states and major components of Union of India. The Union emerged out of the merger of British India and princely states were classified into A, B, C, D. जब इधर ब्रिटिश चले गए
इंडिया का यूनियन बनाना पड़ा पूरे हिंदुस्तान में। पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका होता हो गया था। तो ABCD सब प्रिंसली स्टेट्स, छोटे बड़े स्टेट्स, रीजन सबको बाइफर्केट किया गया। उस वक्त कई स्टेट्स ऐसे थे जो आज सिटी है। पहले मान लो मुंबई स्टेट था, महाराष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन आज मुंबई सिटी है। मद्रास स्टेट था, ग्वालियर स्टेट था, ऐसा जयपुर स्टेट था, आज सब सिटी है। तो ये सब ऑर्गेनाइज करना पड़ा था। The status of the people of all the states in these four categories was not the same, though they were integral part of union. That means there was huge imbalance prevailing among these states. Thus, India emerged as a union with four categories of states at the time of enforcing our constitution in 1950. 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया, when we declared India as a Republic India in 1950, at that time the states were not there. India at that time was divided into four categories. That is called category 1A, category B, category C and category D. समझ में? People of Madras, Group A states, launched a strong protest to form Andhra Pradesh for the Telugu speaking community, and the government accepted their demand. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने बोला था, ऐसे एक लाइन में सब कुछ समझा दिया, ऐसा नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के साथ एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी ने कई सारे सुझाव दिए, कई सारी थिंकिंग की, और 2-3 साल में उसने एक बढ़िया से रिपोर्ट बनाई। उसमें यह तय हुआ, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी गई। उसमें तय हुआ कि we will divide India, means we will bifurcate Indian states on the basis of religion, language. सबसे पहला स्टेट जो इंडिया का बना was based on language of Telugu, क्योंकि साउथ में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सब भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल। तो पहले जो तेलुगु स्पीकिंग इलाका था, जहाँ ज्यादातर तेलुगु लोग बोल रहे थे, राइट, तो उसके हिसाब से तेलुगु स्पीकिंग इलाके को आंध्र प्रदेश बनाया गया। बराबर, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले जन्म हुआ। It will be asked in MCQ. Which was the first state created on the basis of language? That is called Andhra Pradesh. Okay? तो ऐसे फिर एक के बाद एक स्टेट्स बनते गए, हिंदी के मलयालम के, ऐसे ऐसे, राइट। On October 1953, Andhra Pradesh was formed as a new state on linguistic basis. Linguistic मतलब language. Later on, the demand for the formation of states on linguistic basis started across the entire nation. तो पहले आंध्र प्रदेश बनाया तेलुगु स्पीकिंग रीजन के नाम से, तो ठीक इसी तरह ऐसा सोचा गया कि क्यों ना हम ये पैटर्न पे पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स बनाना शुरू करें।
डिमांड और वसूली के भाई चलो ये पैटर्न सही है, बराबर है। जहां जितनी जो भाषा बोली जाती है ज्यादातर, वो भाषा के हिसाब से आप स्टेट्स का बंटवारा करो। एंड दिस इज हाउ different states were created one by one. 14 states were created on the basis of languages. है समझ में? On the basis of languages 14 states were created. Okay. In December 1953, Prime Minister Jawaharlal Nehru appointed the State Reorganization Committee to recognize the Indian states. मैंने बोला ना, ये कमेटी के हेड थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और अदर 2 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड। उन 3 लोगों की कमेटी बनी। वो कमेटी ने 2-3 साल तक रिसर्च किया, फिर स्टेट्स का बंटवारा शुरू हुआ। दिस वॉज हेडेड बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फैजल अली। ऐसा समझ में? Hence, the commission was able and known as Faisal Ali Committee. ये कमेटी ने कई सारे सुझाव दिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना, ऐसा करो, और इसके हिसाब से ये सुझाव चलता गया। The bill regarding reorganization of state was passed in the parliament and was implemented on 1st November 1956 onwards. Right? 53 में कमेटी बनी, 54 में अपना इशू हुआ और 56 में फाइनल रिपोर्ट आ गई, और 56 के हिसाब से काम होने लगा। ऐसा समझो। As per the recommendation of State Reorganization Committee, the 4 categories of the states were announced. Right? 4 categories of the states were announced, and 14 new states with 6 union territories was formed. सबसे पहले 14 स्टेट बनाए गए लैंग्वेज के हिसाब से, और 6 यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ी। जिसका यूटी का मतलब क्या होता है? जिसका कंट्रोल डायरेक्ट सेंटर में से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, राइट? Most of the 14 states were formed on the basis of language, except Punjab and Mumbai. मुंबई स्टेट लैंग्वेज के हिसाब, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये 2 स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बने थे। In the state of Bombay, there were 2 major languages, that is Marathi and Gujarati. कैसे मैं आपको समझाता हूँ? There was an intense demand to separate Gujarat and Maharashtra on linguistic basis. स्टेट बन गए, अभी हम गुजरात की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त गुजरात नहीं था, उस वक्त मुंबई जो था वो स्टेट था, महाराष्ट्र नहीं था। मुंबई वाला कोंकण तक का इलाका, मुंबई, साउथ गुजरात मतलब सूरत, वलसाड, मोरसा, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात तक वो मुंबई जाना चाहता था। सौराष्ट्र हमारा अलग था, तब गुजरात में सौराष्ट्र नहीं था, गुजरात था ही नहीं। कच्छ अलग था, और उस वक्त ऐसा था गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक थे 1960 तक। तो हमारे सौराष्ट्र में से, हमारे गुजरात में से, हमारे कच्छ में से कई लोग आजादी के पहले, ब्रिटिश के आने से पहले कई ऐसे लोग मुंबई जाके सेटल हो गए थे, बिकॉज मुंबई वाज अ इकोनॉमिकल कैपिटल इवन बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया। मुंबई पहले से समृद्ध था, और आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ने उसको डेवलप किया अपने फायदे के लिए। जो ब्रिटिश ने डेवलप नहीं किया अपने फायदे के लिए, और कई लोग उस वक्त रोजी रोटी की तलाश में गुजरात में से मुंबई आ गए। आज भी आप देखो, आज भी आप मुंबई में
कई सगे संबंधी गुजरात में मुंबई में रहते होंगे। आई ऑल्सो लिव इन मुंबई फॉर 2 years। पहली भाषा मराठी है, उसकी मदर टंग, और दूसरी भाषा गुजराती है। आज भी आप देखो कि मुंबई का सबसे बड़ा कारोबार बिजनेसेस, मुंबई बिजनेस के लिए जाना जाता है। मुंबई इज नॉट ओनली द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, बट इट इज द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मुंबई, शंघाई, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब बिजनेस कैपिटल्स हैं एशिया के, राइट? तो इसीलिए, और मुंबई का आप बिजनेस देखो ना आज भी, तो कई सारे बिजनेस हमारे गुजराती के हाथ में है। शायद आप घर पे रहते होंगे, वो सीरियल देखी होगी स्कैम, हर्षद मेहता की, बोले वो स्कैंडल वाली सीरियल थी, लेकिन आज भी आप मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज देख लो, शेयर बाजार, ज्यादातर हमारे गुजराती लोग हैं, ब्रोकर्स गुजराती हैं। उसमें आपने देखा होगा गुजराती नाम ही ज्यादा करते हैं, कच्ची नाम, गुजराती नाम है। मुंबई का डायमंड बिजनेस देख लो, वो भी गुजराती के हाथ में है, गुजराती के हाथ में है। मुंबई का आज भी बुलियन मार्केट देख लो, सोने चांदी की मार्केट, वो भी राजस्थान है और गुजराती के हाथ में है। मतलब पालनपुर नीचे, वो जो कबाड़ा करके भाग गया ना नीरव मोदी, नीरव मोदी, और दूसरे उसका मामा क्या था, कौन सा, बोल गया गीतांजलि वाला, सबको चूना लगा के भाग गया, वो सब पालनपुर साइड के, राइट? आज भी आप स्पाइसेस की मार्केट देख लो, बोरी बंदर, आप बुलियन मार्केट देखो, स्टॉक मार्केट देखो, कई सारे ऐसे बिजनेस है जहां गुजराती आज भी हुकूमत करते हैं। मानो रिलायंस इंडस्ट्री गुजराती, मुकेश अंबानी। आप कांदीवली देखो, मलाड देखो, बोरीवली देखो, विरार देखो, मीरा रोड देखो, भायंदर देखो, ये सारे इलाके हमारे गुजराती हैं, ये सारे गुजराती इलाके हैं। इसमें कांदीवली और बोरीवली तो बिल्कुल गुजराती है। 10 घर में से आपको शायद एक घर आपको गुजरात के बाहर का लगे, 10 घर गुजराती होता है। आपको तारक मेहता के सीरियल देखते हो, जेठालाल वाले, सबको इकट्ठा किया, लेकिन कॉम्बिनेशन किसका है? गुजराती का। कि तारक मेहता की सीरियल किस पे चलती है? जेठा पे ही चलती है ना, जेठालाल पे। तो ऐसा था। तो मुंबई की जब बात आई तब गुजरात का आंदोलन हुआ गुजराती लोगों का कि भाई हमको भी, अगर मुंबई में 2 भाषा है, मराठी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, अगर भाषा के हिसाब से आप स्टेट बनाते हो तो हमको कुछ होना चाहिए। जबरदस्त आंदोलन हुआ कि भाई मराठी में से गुजराती को अलग करना है। अगर मराठी को स्टेट देना चाहते हो, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र बनाना चाहते हो, पूना, सोलापुर, नागपुर सब मिला के, तो हमारे गुजराती का क्या? उस वक्त गुजरात जैसा कुछ नहीं था। तो जबरदस्त आंदोलन हुआ जिसको बोलते हैं नवनिर्माण आंदोलन। नवनिर्माण आंदोलन, राइट? पंडित रविशंकर महाराज, ये सब हमारे जो गुजराती फ्रीडम फाइटर थे, सबने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन इट वॉज वेरी, सबसे बढ़िया काम था हमारे फ्रीडम फाइटर जो गुजरात के थे, इंदुलाल याग्निक, राजकोट के थे। आप अभी भी राजकोट जाओ तो जैसे हम हमारे भावनगर में महात्मा गांधी रोड बोलते हैं, एमजी रोड, रुपम चौक वाला रोड, हाईकोर्ट रोड बोलते हैं, मोती बाग, वो सब प्राइम एरिया है हमारे भावनगर में। ठीक वैसी तरह गुजरात, राजकोट का प्राइम रोड कौन सा है? डॉक्टर याग्निक रोड, बिकॉज इंदुलाल याग्निक वॉज फ्रॉम राजकोट, उसको याद रखा जाता है। उसकी अगुवाई में
महागुजरात आंदोलन शुरू हुआ। बहुत आंदोलन लंबा चला और आगे जाके 56 में आंदोलन शुरू हुआ था। 60 में 4 साल तक ये आंदोलन चला और 4 साल के बाद गुजरात का जन्म हुआ। आज भी हम 1 मई को गुजरात एस्टैब्लिशमेंट दिवस मनाते हैं। पहले की तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने 2002 के बाद, उस वक्त ऐसा दौर था 2014 तक, मेरे को मालूम है, जब हमारा एस्टैब्लिशमेंट डे आता था तो उसको बहुत रंगारंग कार्यक्रम से सेलिब्रेट किया जाता था हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, राइट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 या 11 के साल में ये एस्टैब्लिशमेंट डे हमारे भावनगर में सेलिब्रेट हुआ था। 10 या 11, बहुत मालूम नहीं, शायद आप लोग उस वक्त बच्चे हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे। उस वक्त भावनगर में आप अपने पेरेंट्स को पूछ लेना, सीनियर भाई बहन को पूछ लेना जो आज 20-25 साल के हैं, उसको पूछना, आज से 10 शायद 10 साल पहले इतने हमारे भावनगर को श्रृंगारा था, दुल्हन की तरह सजाया था। ये जो तालाब बोलते हैं बहुत साफ सुथरा हो गया, उसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा दीपक जलाए थे। एस्टैब्लिशमेंट गदेलिया फील्ड में जबरदस्त फंक्शन था। सारे गुजरात के कई कलाकार आए थे, रंगारंग कार्यक्रम था, राइट। रास गरबा और नाटक और भवाई और लोक डायरा, क्या कुछ नहीं था। 4 दिन का फंक्शन, 3-4 दिन का फंक्शन था। एक एक रास्ता साफ सुथरा। मोदी साहब भी भावनगर रुके थे। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल भावनगर में 4-5 दिन रुका था और भावनगर इतना बदल गया था, इतना बदल, टूटे फूटे रास्ते रातों रात साफ हो गए, पेंटिंग हो गई, रोड डिवाइडर का कलर लग गया, जगह जगह पे आप पुलिस पॉइंट देख लो, क्योंकि एयरपोर्ट से, सुभाष नगर से सर्किट हाउस सब नेता लोग रहते हैं, हिल ड्राइव, तो उधर कॉन्स्टेंट ये ट्रैफिक, ये रोड तो इतना अच्छा बन गया था पूरा सर्कल वाला, क्योंकि सबको आने जाने का था बार बार। एक नेता आते सुबह, दूसरे दोपहर को जाते, शाम को तीसरे आते। गांधीनगर भावनगर के बीच सतत हेलीकॉप्टर और प्लेन की सेवाएं शुरू की, राइट। तो इतना बढ़िया हमारा भावनगर बना दिया था, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सुबह सुबह वो जो म्यूनसिपालिटी के हेल्थ वर्कर्स है, सफाई कामगार, सुबह सुबह 6-6, 5-5 बजे रास्ता साफ करने लगते। आपको एक चींटी भी रास्ते में जाती ना तो भी दिखाई देती, इतना साफ किया था भावनगर को। जैसे आप गांधीनगर आप देख लो कितना साफ सुथरा है, उससे भी बढ़िया बनाया था। कहीं भी एक गाय नहीं दिखाई देती थी रास्ते में, एक गधेड़ा भी नहीं दिखाई देता था। बहुत मजा आया था। सोचते थे कि ऐसा रंगारंग रोज हो तो भावनगर की सूरत बदल जाती। सारे जो हमारे बिल्डिंग्स थे, कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग, जिला पंचायत, हमारी पानी की टंकी, सब कुछ कलर लगा के इतना चकाचक किया था, रोशनी की थी। जैसे मेरे को मालूम है उस वक्त दिवाली जैसी रोशनी भावनगर में हुई थी। भावनगर को दिवाली से भी बढ़िया सजाया था। ये हमारी जो पानी की टंकी है उसको तो बेहतर बनाया था, सबसे बेहतर सजावट पानी की टंकी की। कंपटीशन लगी थी, कमिश्नर साहब का घर, कलेक्टर साहब का घर, म्यूनसिपालिटी के बिल्डिंग्स, ये गंगा देवी हमारे तालाब है उसको भी चंदन बना दिया था, साफ सफाई करके तालाब को भी मस्त बना दिया था। क्योंकि 1-1.5 महीने से हमारे कॉर्पोरेशन के भाई बहन अधिकारी सब लोग लगे थे साफ सफाई में, क्योंकि मोदी साहब आने वाले थे, रुके थे इधर, राइट। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड टिल टुडे दैट ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड बाय नरेंद्र मोदी to celebrate our establishment day, and till today we are celebrating our establishment. इस साल तो कोरोना की महामारी थी इसलिए कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ,
लेकिन अगले साल 2021 में देखते हैं गुजरात डे का सेलिब्रेशन कहाँ होता है। आप थोड़ा याद रखना। हाँ बच्चों, Maha-Gujarat movement. The day when the bilingual recommendation of the Gujarat state was passed in Mumbai Parliament, the group of students of Law College in Ahmedabad organized a meeting and they started a series of demonstrations and the movement became aggressive. मुंबई बनाने का फैसला किया हमारे मराठी स्पीकिंग से, तो हमारे गुजरात के लॉ कॉलेज जो है अहमदाबाद में, उसमें एक ठराव पास हुआ कि ऐसा क्यों, अगर मराठी लोग को मुंबई मिलता है तो गुजराती लोग को क्यों कुछ नहीं मिलता, गुजराती लोग को भी कुछ मिला, उसमें गुजरात नाम तय नहीं किया गया, तो गुजराती लोग को भी कुछ मिलना चाहिए। ये ठराव हुआ, आंदोलन हुआ, जनरल आंदोलन हुआ 4 साल। डॉक्टर इंदुलाल याग्निक, the promoter of Maha-Gujarat movement. The Maha-Gujarat movement became violent with the passage of time. अहिंसा चली गई, हिंसा आ गई, right? लूटपाट, आगजनी, ऐसा सब होने लगा। The series of protests and violent demonstrations made it more intense and widespread across entire Gujarat. पूरे गुजरात में ये 9 दिन में आंदोलन फैल गया। इंदुलाल याग्निक, जयतिलाल दलाल, ब्रह्म कुमार भट्ट were the prominent leaders of this movement. सबने आंदोलन चलाया। The Maha-Gujarat Janata Parishad was formed under the leadership of Indulal Yagnik in September 1956 with the support of few other political parties. गुजरात की आवाज बुलंद हुई। इंदुलाल याग्निक ने गुजरात की लड़त के लिए पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या था? महा-गुजरात जनता परिषद। ऐसा समझो। This parishad demanded a separate state of Gujarat. They would observe a month or a strike during the meetings of national leaders. Indulal Yagnik became very popular leader and eventually came to be known as Indu Chacha. Right? आज भी आप इंदुलाल याग्निक राइटर थे। आज भी आपको गुजराती में कविताएं या लेसन्स आते होंगे इंदु चाचा के। He became Indu Chacha. Right? फिर आंदोलन सफल हुआ, गुजरात की स्थापना हुई। The movement compelled means forced the parliament to divide the bilingual state of Bombay into Gujarat and Maharashtra in 1960. दिल्ली को नोटिस करना पड़ा कि ये तो बहुत बात आगे बढ़ गई है, बंटवारे के सिवा कुछ हिसाब ही नहीं था, 2 स्टेट अलग करने पड़े। A new state of Gujarat was inaugurated by Honorable Ravi Shankar Maharaj. नए गुजरात का जन्म हुआ, हमारे गुजरात का जन्म हुआ और उसके जन्मदाता थे इंदुलाल याग्निक। रविशंकर महाराज के हाथ से गुजरात का स्थापन हुआ जैसे, right? Ravishankar Maharaj blessed the people of Gujarat to start a new mandal of Gujarat at Sabarmati Ashram. गांधी जी तो पूरे दुनिया के गांधी जी थे, लेकिन रविशंकर महाराज हमारे गुजरात के गांधी थे। आशीर्वाद दिया उन्होंने, गुजरात सदा फूले फाले, गुजरात आगे बढ़े। On 1st May 1960, Mehdi Nawaz Zand became the first governor and Dr. Jivraj Bhai Mehta, he was from Amreli, right? वो अमरेली के थे। Dr. Jivraj Bhai Mehta became the first CM of Gujarat, right? तो ऐसे हमारे गुजरात का जन्म हुआ था। Now, integration of Pondicherry, ब्रिटिश तो 47 में चले गए, लेकिन फ्रेंच और पोर्चुगीज अभी तक नहीं गए थे। तो फ्रेंच के पास कुछ कॉलोनीज थी, पोर्चुगीज के पास कुछ कॉलोनीज थी, तो वो कैसे वापस हासिल किया, ये हमारे 2 टॉपिक। इंटीग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी, Pondicherry, Karaikal, that is present Tamil Nadu, Mahe in Kerala,
Yaman in Andhra Pradesh, and Chandranagar in West Bengal were under the French control. 47 में ये सब चले गए लेकिन फ्रेंच लोग नहीं गए थे, उसके लिए थोड़ी बहस हुई, थोड़ी जंग जैसी वातावरण हुआ और बाद में 1954 में फ्रेंच ने सब कुछ हमको सौंप के अलविदा हो गए, राइट? People of these colonies wanted to join the Indian Union, for which they launched the movement. Education हुआ, मिनी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, हिंदी छोड़ो आंदोलन. The French tried to suppress this movement. In 1948, a huge gathering of the people in Pondicherry declared quit India to the French authority. To bring out a peaceful solution of the problem, the government of India opened negotiation with the French government, and finally, बातचीत के जरिए हमने ये मसला सॉल्व किया. Finally, the French government agreed on 31st October 1954 and surrendered the colonies to India. French colonies का विलीन हुआ इंडिया में, ऐसा समझो. फिर नील दमन का पोर्चुगीज वर मोर एडवांस एंड फ्रेंच तो सीधी तरह चले गए लेकिन पोर्चुगीज को नहीं, इधर से नहीं जाना था, राइट? तो उसको थोड़ी दिक्कतें थी. क्या थी हम देखते हैं. So, Portuguese did not want to evacuate India. क्योंकि आज अकेला मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना, टाइम देखना जाना पड़ता है स्क्रीन पे, है समझ में कि कितना टाइम होता है, इसलिए 2 से 5 सेकंड स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, राइट? तो पोर्चुगीज को इधर से नहीं जाना था, लेकिन भैया आपको जाना तो पड़ेगा, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, कब तक इधर मेहमान बन के बैठे हो. पहले समझाया आपने, लेकिन उसको नहीं जाना. फिर फोर्सिबली ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और पोर्चुगीज को भगाया. बेसिकली इंडिया बिकेम फ्री इन 1961, है समझ में. पोर्चुगीज वर मोर एडवांस देन द फ्रेंच. फॉर देम गोवा वाज अ स्टेटस सिंबल. पूरे एशिया में हमारी हुकूमत है गोवा. All negotiation and talks to cede means evacuate, चले जाना. These colonies of India failed. On the other hand, the movement of to integrate Goa in Indian Union became more intense and violent. पोर्चुगीज लोगों के शासन में से लोगों को आजादी चाहिए थी, नीव दमन गोवा की, right? On 15th August 1955, 3,000 to 5,000 unarmed Indian activists attempted to enter Goa at 6 locations and were violently repulsed by police officers. बहुत मारा, 200-300 लोगों की मौत हो गई और फिर दबदबा हुई. It resulted in the death of around 200 people. When the talks and satyagraha failed, भारत सरकार ने बहुत समझाया गोवा को. The Indian government decided to take more radical steps and launch Operation Vijay, army action. The military operation started at midnight on 17th December and 18th December को दोपहर को, अभी 2 दिन पहले उसकी एस्टैब्लिशमेंट डे था, आजाद हो गया, राइट? 12 घंटे में पोर्टुगीज चले गए. 1961 अंडर द डिवीजन ऑफ जनरल चौधरी वो ऑपरेशन के कमांडिंग इन चीफ थे. The operation was completed by next day afternoon. The Indians won Diu, Daman and Goa and hoisted the tricolor national flag in Goa. ठीक इसी तरह हमारे पूरा हिंदुस्तान की आज़ादी की बात हुई, बराबर है. Now it is your time to take your homework. Question number 1. Write a short note on Mahagujarat
राइट, ये पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेशन. Integration of Diu, Daman and Goa in India. राइट, तो ये दो शॉर्ट नोट्स आपको होमवर्क में लिख के भेजेंगे. राइट, द शॉर्ट नोट on Maha Gujarat movement and short note on integration of Diu, Daman and Goa in India. We'll meet in next lecture and discuss about other topic. Right? Till then, children, see you. Goodbye.